A wow morning to all the Rotarians. Yeah, that's good. और आप सबको हैप्पी मॉर्निंग। अच्छा, आज का जो टॉपिक है रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली ने जो रखा हुआ है आप सबके लिए, उसमें से मैं न्यू मॉडल बाई लॉज पे आपको थोड़ा अपडेट करूँगी। कोऑपरेटिव एक्ट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। I mean, हर स्टेट में आपको एक कोऑपरेटिव एक्ट मिलेगा। हर स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव एक्ट है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव एक्ट 1960 का है। कोऑपरेटिव एक्ट जो है 1960 का है और जो रूल्स रेगुलेशंस बाई लॉज के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से हर सोसाइटी को काम करना है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम लोग सुन रहे हैं 2 साल से कि कुछ चेंजेस आए हैं, बेसिकली वो क्या चेंजेस है, उसमें मेजर चेंजेस क्या हैं, उसके बारे में आई अपडेट यू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज किया गया है कोऑपरेटिव सेक्शन के हिसाब से। जनवरी 2012 में वो पास हुआ है और इसके बाद में हर स्टेट को मैंडेट दिया गया था कि उनका जो लोकल एक्ट है हर स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए हैं वो हिसाब से अपने लोकल एक्ट्स जो है वो चेंज करना है, वो चेंजेस लाने हैं। अकॉर्डिंगली अगस्त 2014 में जो एक्ट अगस्त 2013 में ऑर्डिनेंस पास हुआ है और एप्लीकेबिलिटी या जो एक्ट जो एप्लीकेबल है वो 14 फरवरी 2013 से है। उसके रूल्स अगस्त 2014 में आए हैं। उसके बाद में इलेक्शन टू कमिटी रूल्स भी नोटिफाई किए गए हैं, वो भी सितंबर 2014 में आपको महाराष्ट्र सरकार डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन की साइट पे आपको इजीली मिल सकते हैं। जो हाइलाइट्स हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कि जो चेंजेस लाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और जो चेंजेस हर स्टेट को अपने कोऑपरेटिव एक्ट में करने हैं, बेसिकली उसमें मेजर जो है तो फिक्स टर्म जो है मैनेजमेंट कमेटी का जो टर्म रहेगा वो 5 इयर्स का रहेगा। अक्रॉस दी इंडिया सब स्टेट्स में अभी मैनेजमेंट कमेटी का या बोर्ड का जो टर्म है वो 5 इयर्स का है। जैसे पहले किसी स्टेट में 2 साल का था, 3 साल का था, नाउ इट विल बी 5 इयर्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। एक्टिव मेंबर करके एक डेफिनेशन ऐड किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं कि जो मेंबर रेगुलरली मेंटेनेंस भरेगा, जो एटलीस्ट 1 मीटिंग अटेंड करेगा इन लास्ट 5 इयर्स, वो एक्टिव मेंबर का एक डेफिनेशन ऐड किया गया है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट बाय एक्सपर्ट्स एंड फंक्शनल डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट कमेटी जो है वो 2 एक्सपर्ट डायरेक्टर्स और फंक्शनल डायरेक्टर्स भी अपने बोर्ड पे ले सकती है। एग्जिस्टिंग मेरे कमेटी का जो स्ट्रेंथ है वो छोड़ के एडिशनली हम लोग ले सकते हैं। मैक्सिमम बोर्ड का जो स्ट्रेंथ रहेगा दैट विल बी 21। इक्वालिटी जो है SC ST OBC रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ पोस्ट हमको वेकेंट रखने हैं। उसमें 5 पोस्ट विल बी वेकेंट, जिसमें 2 रहेगा वो लेडीज के लिए रहेगा एंड अदर 3 विल बी फॉर SC ST एंड OBC। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट, हर सोसाइटी को अपना ऑडिट करके लेना है बाय 31 जुलाई और 30 सितंबर तक आपको AGM लेना है। और जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो भी पैनल ऑडिटर होना चाहिए। ये नया रिक्वायरमेंट है कि कोई भी आके आपका ऑडिट नहीं करेगा। द पर्सन शुड बी फ्रॉम पैनल विच इज मेंटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन। और जो ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे उसका अपॉइंटमेंट AGM में होना है एंड उस साल के लिए आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे एंड देन सेम ऑडिटर आप सिर्फ 3 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद में आपको ऑडिटर चेंज करना है। फिर सोसाइटी को जो है वो पीरियोडिक रिटर्न्स भी भरने हैं। जैसे ही हमारा AGM होता है बाय 30 सितंबर AGM का डेडलाइन दिया गया है। अभी पहले जो 14 अगस्त था जो हम लोग एक्सटेंड करके लेते थे, अगर 14 अगस्त को मेरा AGM नहीं होता है तो यूज टू सीक एक्सटेंशन, वो निकाल दिया गया है। लेटेस्ट डेट इज 30 सितंबर जो हर सोसाइटी को AGM लेना है। और AGM आपको बाय 30 सितंबर आपको मैंडेटरी रिटर्न्स कुछ अपलोड करने हैं डिपार्टमेंट के साइट पे। आपका एनुअल रिपोर्ट सोसाइटी का, आपके बैलेंस शीट, आपकी ऑडिटर की कंसेंट, आपने अगर कुछ अमेंडमेंट किए हैं बाय लॉज में तो उसकी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। और उसके पहले आपको आपकी सोसाइटी महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन के साइट पे आपको रजिस्टर करनी पड़ती है। फिर कुछ पेनाल्टीज और ऑफेंसेस भी इंक्लूड करे गए हैं कि जैसे सपोज आप मैंडेटरी रिटर्न्स फाइल ना करो या आपके कमेटी मेंबर्स जो आप उनको काम करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई है, अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं या कुछ ट्रांसफर्स है जो इलीगल ट्रांसफर्स हुए हैं, सपोज वो नहीं होता है तो उसके लिए 146 करके सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें वो लिस्ट आउट किया गया है कि क्या क्या ऑफेंसेस हैं और सेक्शन 147 में बताया गया है कि उसका पेनल्टी क्या हो सकता है।
न्यू मॉडल बायलॉज जो है वो 8 अक्टूबर 2014 को डिपार्टमेंट के साइट पे अपलोड किया गया है। सो वहाँ से सोसाइटी उसकी कॉपीज़ डाउनलोड कर सकती हैं, मराठी एंड इंग्लिश में है वो, उसकी कॉपीज़ डाउनलोड कर सकती हैं और सोसाइटीज़ को जो है ये 8 अक्टूबर 2014 का बायलॉज जो है वो अडॉप्ट करना है ऑफिशियली। सो अडॉप्शन का प्रोसीजर क्या होगा, आपको एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आपको कॉल करनी है, जिसमें 2/3 ऑफ मेजॉरिटी जो है वो ये एजेंडा रहेगा कि अडॉप्शन ऑफ द मॉडल बायलॉज, फिर 2/3 मेजॉरिटी जो है ये पास करेगा रिजोल्यूशन कि बायलॉज जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं। उसकी कॉपीज़ आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजनी है, 4 कॉपीज़ विद अमेंडेड या अडॉप्टेड बायलॉज, और विद इन 2 मंथ्स आपको रजिस्ट्रार एक कॉपी वापस करेगा, रिटर्न करेगा विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट। सो दैट विल बी द प्रोसीजर, और ये ज़रूरी है, अगर आपकी सोसाइटी ने नहीं किया है तो आपको बायलॉज अडॉप्ट करने हैं। मेंबर का जो डेफिनेशन है, पहले मेंबर्स मीन्स एसोसिएट एंड नॉमिनल मेंबर भी इंक्लूड हुआ करता था, तो अभी अगर आपको एसोसिएट मेंबर बनना है तो बेसिकली आपका नाम प्रॉपर्टी में होना चाहिए। दैट इज़ द न्यू थिंग जो चेंज किया गया है। सो जस्ट आप 100 रुपीज़ दे के, पहले हम लोग जो रिलेटिव जो है हमारे एसोसिएट मेंबर बनते थे, इलेक्शंस कंटेस्ट करते थे, तो वैसे अभी पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा प्रॉपर्टी में नाम है, अग्रीमेंट में अगर मेरा नाम है, शेयर सर्टिफिकेट में अगर मेरा नाम आ रहा है, देन ओनली मैं एसोसिएट मेंबर बन सकता हूँ, एंड देन ओनली आई कैन वोट एंड कंटेस्ट द इलेक्शन। फिर कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आई जस्ट अपडेट यू। मेंबरशिप के लिए पहले 5 शेयर्स लेने पड़ते थे, तो अभी अगर न्यू मेंबर आपको इंडक्ट करना है आपकी सोसाइटी में तो ही विल बी टेकिंग 10 शेयर्स, तो मिनिमम 10 शेयर्स लेने पड़ेंगे। एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर्स का मैंने आपको बताया कि एक्टिव मेंबर का नया कंसेप्ट है कि आपको अटेंड करने हैं मीटिंग्स एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर्स, आपको रेगुलरली मेंटेनेंस भरने हैं, एंड दैट मेंबर शुड हैव परचेज द फ्लैट। ये भी एक नया 3 कंडीशंस डाले हैं। सो एवरी सोसाइटी बाय 31 मार्च, हर 31 मार्च में हर सोसाइटी को अपना जो मेंबर का पोर्टफोलियो है उसको क्लासीफाई करना है एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर में, और जो नॉन एक्टिव मेंबर है उनको इन्फॉर्म करना है 30 अप्रैल तक, विद इन 1 मंथ। सो 31 मार्च को मैं अपना मेंबर का जो पोर्टफोलियो है वो क्लासीफाई करूंगी एक्टिव एंड नॉन एक्टिव में, एंड 30 अप्रैल तक जो नॉन एक्टिव मेंबर्स मैंने क्लासीफाई किए उनको मुझे इंटीमेट करना है कि मैंने आपको, सोसाइटी ने आपको नॉन एक्टिव करके क्लासीफाई किया गया है। अगर वो मेंबर को एक्सेप्ट नहीं है उसका क्लासिफिकेशन, तो वो अपील कर सकता है रजिस्ट्रार को विद इन 60 डेज। एसोसिएट मेंबर मैंने बताया आपको कि आपका प्रॉपर्टी में राइट होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, नाम होना चाहिए। कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड आप सोसाइटी को कलेक्ट करना है। पहले हम लोग 3 रुपीज़ कलेक्ट करते थे एनुअल बेसिस पे, जो महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ को पेमेंट होता था। अभी सोसाइटी 10 रुपीज़ पर मंथ पर मेंबर आपको कलेक्ट करना है एज अ फंड, और जिसका यूज़ आपको, आपके मेंबर्स को, आपके एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना है आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आपके जो कमेटी मेंबर हैं तो एटलीस्ट वंस, आप हर कमेटी मेंबर ने एटलीस्ट 5 साल में एक बार उसको ट्रेनिंग लेना है। तो ये जो फंड है वो यूज़ किया जाएगा ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और इसके लिए ट्रेनिंग्स नोटिफाई होंगी, जैसे सेंटर्स नोटिफाई करेगी। उसमें फेडरेशन है, फेडरेशन को आप बोल सकते हैं कि हमको ट्रेनिंग देना है हमारे मेंबर्स को या एम्प्लॉयज़ को या कमेटी मेंबर्स को, सो दैट यू कैन डू, या यशदा करके भी है जो आपको ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकता है। सिंकिंग फंड जो है, पहले हम लोग सिंकिंग फंड अगर सोसाइटी को यूज़ करना है तो सिंकिंग फंड का यूटिलाइजेशन रजिस्ट्रार के परमिशन के सिवा नहीं होता था। नाउ इट इज़ पॉसिबल। सिर्फ जनरल बॉडी का अप्रूवल अभी मैंडेटरी है, सो दैट इज़ ऑल्सो मेजर चेंज। सोसाइटी का एनओसी ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी का जो इलेक्शंस हैं, सो इलेक्शन का ड्यू डेट मुझे 6 मंथ्स इन एडवांस मुझे स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी करके, ये भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि हर स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी रहेगा। सो जो इलेक्शंस हैं सोसाइटी के, इंक्लूडिंग हाउसिंग सोसाइटीज़, नॉट ओनली बिग सोसाइटीज़ और बैंक्स, इंक्लूडिंग हाउसिंग सोसाइटी, जो इलेक्शन होगा वो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू होगा। सो मेरी सोसाइटी का इलेक्शन जब ड्यू है तो उसके 6 मंथ्स इन एडवांस, 6 महीने पहले मुझे अपनी इलेक्शन अथॉरिटी को बताना है कि ये मेरा इलेक्शन का ड्यू डेट है। सो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है और ये मैनेजमेंट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैनेजमेंट कमेटी ये इंटीमेट नहीं करेगा तो मैनेजमेंट कमेटी डिसमिस किया जा सकता है, और जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बिगेस्ट ऑफेंस। कैजुअल वैकेंसी, अगर मैनेजमेंट कमेटी में कोई कैजुअल वैकेंसी आता है, रिटायर, कोई रेजिग्नेशन है या कोई डेथ हो गया है किसी मैनेजमेंट कमेटी का, तो पहले हम लोग
इंटरनली कोऑप्ट कर लेते थे, तो अभी वो कोऑप्शन अलाउड नहीं है, आपको इलेक्शन अथॉरिटी को या रजिस्ट्रार को आपको बताना है, एंड देन इन हिज प्रेजेंस द न्यू मेंबर विल बी टेकन, सो दैट इज नॉट अलाउड नाउ. स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट कमिटी, ये मैंने आपको बताया कि इट इज रेंजिंग फ्रॉम 11 टू मैक्सिमम इज 21, डिपेंडिंग अपॉन अपना सोसाइटी 100 मेंबर्स का है, 200 है, 300 है, वो मॉडल बाय लॉस में आपको 113 में मिल जाएगा. सो उसमें से 5 पोस्ट मुझे वेकेंट रखने हैं. अगर मेरे पास लेडी मेंबर नहीं है, मेरे पास SC ST OBC का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो वो पोस्ट वेकेंट रहेंगी. सो अगर मेरा 11 मेंबर्स का कमिटी है, सो 5 पोस्ट मुझे वेकेंट रखने हैं. सो मेरा कमिटी जो बनेगा वो 6 मेंबर का बनेगा, और सिंपल मेजॉरिटी जो होगा वो 4 मेंबर्स का होगा. AGM का डेट 30 सितंबर करा गया है. ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट का मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो ऑडिटर है वो पैनल ऑडिटर होना चाहिए, उसके पास एक पैनल नंबर होना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट AGM में होगा, एंड देन ही विल बी अपॉइंटेड ओनली फॉर दैट ईयर. और रीअपॉइंटमेंट उसका जो है वो नेक्स्ट और 2 साल के लिए मैं कर सकती हूँ. तो एक ऑडिटर मेरे सोसाइटी का 3 साल कंटिन्यूस ऑडिट कर सकता है, उसके बाद में मुझे ब्रेक देना है और मुझे नया ऑडिटर अपॉइंट करना है. कैश एक्सपेंस लिमिट जो है, सोसाइटी जो कैश में खर्चा कर सकती है, वो लिमिट पहले 4500 था. 1 पेमेंट टू एनी 1 पर्सन, किसी एक आदमी को अगर कुछ मुझे सिंगल डे पेमेंट करना है तो 4500 का कैश का लिमिट था, वो अभी रिड्यूस करके 1500 किया गया है. सो किसी को अगर मुझे 2000 का पेमेंट करना है कैश में, सो मैक्सिमम 1500 में कैश में करूंगी, बैलेंस मुझे या फिर पूरा मुझे क्रॉस अकाउंट पे चेक से करना है. कैश इन हैंड का लिमिट जो 300 था पर डे सोसाइटीज़ के लिए, तो वो बढ़ा के अभी 5000 किया गया है. सो मेरी सोसाइटी का कैश बैलेंस किसी भी पर्टिकुलर डे को 5000 तक रह सकता है, बिकॉज नॉर्मली ये ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन आता था कि लिमिट बढ़ रहा है, 300 से ज़्यादा सोसाइटी रखती है, ये नॉर्मल आपको ऑडिट रिमार्क मिलेगा. सो वो अभी नहीं है, 5000 तक सोसाइटी रख सकती है. 5000 से ज़्यादा अगर मेरा कैश बैलेंस है तो सेक्रेटरी का ड्यूटी बनता है कि नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में वो एक्सेस बैलेंस उसको डिपॉजिट करना है बैंक में. इंक्रोचमेंट ऑफ कॉमन एरियाज, अगर कॉमन एरियाज में जो मेरा खुद का नहीं है, स्टेयरकेस, लॉबी, टेरेस, व्हाटएवर, अगर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए और सोसाइटी को ये मालूम पड़ता है कि वो कॉमन एरिया यूज़ हो रहा है, तो सोसाइटी आपको 5 टाइम्स ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस आपको लगा सकती है. मैंडेटरी रिटर्न्स मैंने आपको बता दिया कि बाय 30 सितंबर सोसाइटी को मैंडेटरी रिटर्न्स भरने हैं, अपलोड करने हैं डिपार्टमेंट के साइट पे, जिसमें आपका एनुअल रिपोर्ट जाएगा, आपकी बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगी, आपकी अमेंडमेंट कुछ है अगर बाय लॉस को वो जाएगा, आपने अगर कुछ सरप्लस का कुछ डिसीजन लिया है जनरल बॉडी में, तो ये डिटेल्स सोसाइटी को अपलोड करनी है बाय 30 सितंबर इन फॉर्म वाई. और अगर वो नहीं करते हैं तो 5000 का पेनल्टी है सोसाइटी को. सो ऑल द कमिटी मेंबर्स प्लीज कीप इट इन माइंड. कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग करके कुछ किया गया है एंड फायर सेफ्टी ऑडिट. सो सोसाइटी को एक हाफ ईयरली बेसिस पे फायर सेफ्टी ऑडिट भी करवा के लेना है. सो आपका ऑडिटर को बेसिकली ये देखना है वेदर ये चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं या नहीं. स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है सोसाइटी का, अगर सपोज मेरी सोसाइटी 15 to 30 ईयर्स का एज है सोसाइटी का, तो 5 साल में एक बार मुझे स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है. और अगर एज सोसाइटी का मोर देन 30 ईयर्स है तो एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स मुझे स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना है. स्ट्रक्चरल ऑडिट हमको BMC के अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाना है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने का, खर्चा करने का लिमिट मैनेजमेंट कमेटी के लिए जो फिक्स किया गया है वो 1 लाख का है. 1 टाइम फॉर 1 रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क इट इज़ 1 लाख. सो 1 लाख से ज़्यादा अगर मेरा खर्चा है तो मैनेजमेंट कमेटी को जनरल बॉडी का परमिशन लेना ज़रूरी है. चेक्स जो हैं, चेक्स पे जो सिग्नेचर रहेगा वो सेक्रेटरी का मस्ट है, और चेयरमैन और ट्रेजरर में से कोई भी एक कर सकता है. सो सेम थिंग विद द बैंक अकाउंट्स, ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट. एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड रिमूव किया गया है. इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नाउ द पर्सन विल बी कॉल्ड एज ऑथराइज्ड ऑफिसर. उसका काम रहेगा, उसका मैक्सिमम टर्म भी स्पेसिफाई किया गया है, वो 6 मंथ से आपकी सोसाइटी में आएगा. और उसका बेसिकली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपकी सोसाइटी में सब जो चीज़ें एट प्लेस लानी है, इलेक्शंस कंडक्ट करके नया कमेटी वहाँ प्लेस करना है, और स्मूथ फंक्शनिंग करने का उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. और उसके साथ हमारी ही सोसाइटी के 3 मेंबर्स भी साथ रहेंगे. सो इट इज़ नॉट कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आके मेरे सोसाइटी पे बैठा है एंड ही इज डूइंग सम मिसयूज और प्लेइंग सम फाउल. ऑडिट रेक्टिफिकेशन मेमो, बेसिकली ऑडिट होने के बाद में सोसाइटी को, कमेटी मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर ने जो आपको रिपोर्ट दिया है तो उसका कंप्लायंस आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन हमको रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है फॉर्म O में. अगर ये नहीं होता है तो ये भी पेनल्टी का
इसका भी एक ऑफेंस है और इसके लिए भी पेनल्टी लग सकता है। फिर बायलॉज का जो कॉपी है वो हर मेंबर का जैसे राइट है कि मुझे बायलॉज का कॉपी या व्हाटएवर चीज़ें मुझे चाहिए तो मैं एक एप्लीकेशन दे के सोसाइटी से कॉल कर सकती हूँ बाय पेइंग सम नॉमिनल फीस जो बायलॉज में मेंशन किया गया है। तो वैसे ही आउटसाइडर्स को भी आपको ये लिस्ट ऑफ मेंबर्स और कॉपी ऑफ बायलॉज वगैरह आपको अलाउ करने हैं फ्री ऑफ चार्ज, वो सेक्शन 39 में मेंशन किया गया है। ये मैंने बता दिया आपको एक्टिव मेंबर का है। 30 अप्रैल तक आपको उसको इंटीमेट करना है फॉर्म W में, और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं है तो अपील में जा सकता है विद इन 60 डेज। मेंटेनेंस, ये जो फंड्स हमको करने हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड, सिंकिंग फंड, ये सोसाइटी को कंपलसरी है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड हमको 0.75% पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हर सोसाइटी को कलेक्ट करना है थ्रू मेंटेनेंस बिल। सो एडहॉक चार्जेस नॉर्मली जो सोसाइटीज लगाती हैं दैट इज नॉट अलाउड। सिंकिंग फंड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड मैंने आपको बताया इट इज 10 रुपीज पर मेंबर पर मंथ अभी कलेक्ट होगा। सिंकिंग फंड, रिपेयर्स फंड एज इट इज है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई पुट दैट स्लाइड। Repairs and maintenance fund may be utilized for meeting the expenditure of maintenance of the society's properties and repairs. Next, ये जो रिटर्न्स है, मैंडेटरी रिटर्न जो सोसाइटी को फाइल करना है उसका सर्कुलर है। एक्टिविटीज क्या क्या उसमें आपको डिटेल्स देने वो लिस्ट आउट किया गया है। ऑडिटर आप जो अपॉइंट करोगे तो ऑडिटर का भी आपको नाम और उसका एक कंसेंट, रिटर्न कंसेंट, आप जो ऑडिटर अपॉइंट करोगे पैनल ऑडिटर, तो वो आपको एक राइटिंग में देगा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी सोसाइटी का ऑडिट, तो उसका भी रिटर्न आपको अपलोड करना है 31 अक्टूबर। दूसरा जो रिटर्न है आप 30 सितंबर तक अपलोड करोगे। ऑडिटर 1 महीना लेगा उसका एक्सेप्टेंस के लिए। सो जो उसकी जो रिटर्न आपको फाइल करनी है उसका डेटा आपको जो अपलोड करना है वो बाय 31 अक्टूबर सोसाइटी को करना है। नेक्स्ट, सो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस आर द मेजर चेंजेस इन बाय लॉज, दैट इज व्हाट। एंड इलेक्शन रूल्स में बेसिकली जो सोसाइटीज हैं वो 4 कैटेगरीज में इलेक्शन पर्पज के लिए कंसिडर करी गई है, ABCD। सो हाउसिंग जो है, हाउसिंग में C एंड D कैटेगरी है सोसाइटी का। सो जो C कैटेगरी सोसाइटी है उनके मोर देन 199 मेंबर्स, सो 200 ऑनवर्ड्स जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो कैटेगरी C में जाएगा, और लेस देन 199 मेंबर्स का जो सोसाइटी रहेगा वो D कैटेगरी में जाएगा। D कैटेगरी का जो इलेक्शन होगा वो 1 डे इलेक्शन प्रोग्राम होगा। 15 आप डेट इंटीमेट करोगे जो मैंने बोला 6 मंथ्स इन एडवांस, फिर आपको एक रिटर्निंग ऑफिसर अलॉट होगा, देन आपको SGM कॉल करना है 15 डेज का नोटिस देके। एक दिन प्रेफरेबली ऑन संडे SGM होगा और उस SGM में रिटर्निंग ऑफिसर के प्रेजेंस में आपके इलेक्शंस होंगे। फिर उसको रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में ही हैज टू इंटीमेट टू हिज वार्ड ऑफिसर एंड ऑल, एंड विद इन 15 डेज आपका कमेटी बनेगा। सो फॉर D कैटेगरी सोसाइटी 1 डे इलेक्शन प्रोग्राम है। फॉर C कैटेगरी सोसाइटी इलेक्शन प्रोग्राम विल रन इनटू 35 डेज इलेक्शन प्रोग्राम रहेगा, जस्ट लाइक असेंबली इलेक्शंस। दैट इज व्हाट द थिंग इज। So from my end, I think I should sum up. So I thank Rotary Club of Borivali, President Mr. Pathak, Project Chairman Mr. Shah, President-elect Mr. Jadhav, and IPP Mr. Umesh Soni for giving me this opportunity, and of course Prabhu sir for inviting me. Thank you. Thanks a lot.